अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मौजूदा हुकूमत ने अपना इक्तिसादी जायज़ा यानी कि इकनॉमिक सर्वे रवां माली साल का अप्रैल तक का जारी कर दिया। ये 9 महीने के इसको आप प्रोविजनल फिगर्स कहते हैं और अगले साल तकरीबन जाके ये फाइनल कंसोलिडेट होते हैं। और इसमें जो अभी तक की जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि जीडीपी की जो शरह है उसमें 5.97% जो है इंक्रीज आई है और इसका टारगेट 4.8% था। ज़रई शोबे में तरक्की का हदफ 3.5 था, 4.4 अब आ गया है। सनती शोबे का हदफ 6.6% था और 7.2 रियलाइज कर लिया है। खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ जो है वो 4.7% था हदफ, लेकिन 6.2 जो है वो हासिल किया गया है। महंगाई की शरह यानी कि इन्फ्लेशन 8% पे रखा गया था हदफ, लेकिन वो 13.3% पे चला गया। फिर सरमायाकारी की शरह हदफ 16.1 था, लेकिन अचीव 15.1% हुआ। नेशनल सेविंग्स की शरह 11.1% रहा, जबकि हदफ 15.4% था। फीकस आमदनी जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, वो $1798 सालाना हो गई है। साबका फीकस आमदनी जो थी वो $1676 सालाना थी। करंट अकाउंट खसारा उसमें बहुत बड़ा गैप है, हदफ 2 अरब 72 करोड़ डॉलर रखा था, लेकिन इस वक्त खसारा जो है वो 13 अरब 80 करोड़ डॉलर के करीब है। तजारती खसारा भी बहुत ज़्यादा है, 28 अरब का हदफ था, लेकिन 43 अरब से जायद का तजारती खसारा। दरामदात 72 अरब और हदफ 55 अरब का था। और बरामदात जो है वो एक यानी कि एक्सपोर्ट्स में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। हदफ 26 अरब 83 करोड़ डॉलर का था और बरामदात हुई हैं यानी कि एक्सपोर्ट्स 28.83 बिलियन रुपीस रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन में यकीनन बहुत सारा दबाव रहा। आज इमरान खान साहब ने भी इस इकनॉमिक सर्वे आने के बाद उन्होंने एक कौम से खिताब भी किया और दिलचस्प बातें की। सबसे दिलचस्प बात ये थी, उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये है कि ये इकनॉमिक लैंड माइन्स बिछा के गए थे, इकनॉमिक सर्वे में सिर्फ और सिर्फ तारीफ की जा रही है कि पिछले 2 साल में ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही थी। 2019-20 में मनफी यानी कि 0.9% जीडीपी ग्रोथ थी और उसके अगले साल ही 2020-21 का जो माली साल था उसमें 5.7% जीडीपी ग्रोथ, और ये कंसोलिडेटेड फिगर है तकरीबन, क्योंकि ये बाद में आता है, फाइनल होता है। और प्रोविजनल 5.97 इस वक्त कहा जा रहा है कि 2021 और 22 यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज है, इसको 6% तक भी देखा जा रहा है। तो ये इस सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब अब लोगों को पता चलेगा कि महंगाई क्या है। एक है चीज़, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक तो इंक्रीज शुरू हो गई थी फरवरी के महीने से ही, और वो भी उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे मालूम है आज आप लोग बहुत बिजी हैं, सारा दिन आप आज यही कर रहे हैं, इकनॉमिक सर्वे और फिर कल बजट भी है। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब माहिर मुआशियात मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भी एक ही सीट पर बैठे हुए हैं और जब से इकनॉमिक सर्वे, प्री इकनॉमिक सर्वे और फिर पोस्ट इकनॉमिक सर्वे, आप दोनों बहुत मसरूफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, लैंड माइंस और उसके बाद इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कंपैरिजन। देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इकनॉमिक सर्वे बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। नंबर्स जो हैं 6% ग्रोथ आपके सामने है, और ये जो कोविड से ठीक तरीके से निपटना, स्मार्ट लॉकडाउन का होना, बहुत लो बेस जो है शुरू में मिलना, इकॉनमी की रीबेसिंग, ये सारी चीज़ें मिला के अगर देखा जाए तो इस पर आप डाउट नहीं कर सकते। यहाँ तक वो लैंड माइन की बात हुई थी, लैंड माइन मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मेरे ख्याल में वो रुपीज़ में अगर देखा जाए तो रुपीज़ की लैंड माइन का इशू नहीं है। लैंड माइन का इशू जो है वो डॉलर्स में है। यानी अगर ये कहा जाए कि जी पिछली हुकूमत जो थी उससे सब्सिडी जो देना चाह रही थी, वो फाइनेंसिंग उसकी कहाँ से होनी थी। फाइनेंसिंग आप देख सकते हैं कि अगर आप रेवेन्यू टारगेट उठा के देख लें, FBR के टैक्सेस को देख लें, वो उन्होंने हदफ से ज़्यादा वसूलियाँ कर ली। और शौकत तरीन साहब बारहा ये कह चुके हैं कि वो
उनका प्लान था पीएसटीपी को कुछ ट्वीक करने का, कुछ और जो है रुपए उनका कुशन बनाने का। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान की एक जो ग्रोथ की हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखें, जब भी मुसलसल 2-3 साल आपकी ग्रोथ 5% से ऊपर जाती है तो आपकी जो इंपोर्ट है कंजम्पशन वो बढ़ जाती है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस तरह से नहीं हो रही, आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है, आपकी फूड इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, आपकी ये कोविड के दौरान वैक्सीन जो हैं उनकी इंपोर्ट बढ़ गई। तो जो लैंड माइन जिसको मौजूदा हुकूमत कहती है वो दरअसल ये है कि आपके पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद नहीं कि आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सकें और उसके बाद आगे आप दे सकें, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और आईएमएफ आपको मज़ीद डॉलर नहीं दे रहा, आईएमएफ नहीं दे रहा तो चाइना और सऊदी अरेबिया और कतर और बाकी दोस्त ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसको अगर वो लैंड माइन कहते हैं तो वहाँ वो दुरुस्त कहते हैं कि डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे और उसमें भी सियासी अदम इस्तेहकाम का एक मेजर रोल रहा है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि ये सब्सिडीज़ जो देने के लिए रुपए नहीं थे, तो रुपयों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि रुपए अरेंज किए जा सकते थे। रुपए अरेंज किए जा हमारा सकते असल मसला जो था वो ये था कि इम्पोर्ट बिल कहाँ से देंगे, वो रुपए अगर होंगे भी तो अगर अब आपके पास डॉलर्स नहीं है तो वो डॉलर आपके पास क्रूड नहीं आएगा, डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो फिर आप किस चीज़ पे सब्सिडी देंगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि जब आपकी ग्रोथ सस्टेन कर रही होती है, 5% से ऊपर जा रही होती है, तो इंपोर्ट बिल पर जो है वो प्रेशर आता है, जिसकी वजह से डॉलर पे देखिए ज़मीर, प्रेशर अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, आप सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। जिस तरह पर कैपिटा इनकम हमारी जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। हमारी जो ग्रोथ की कंपोजिशन है 95% ये कंजम्पशन बेस्ड है, इसलिए जितनी मर्जी ग्रोथ बढ़ती है आप देखते हैं कि हमारा सेविंग टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ती, हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ती। तो कंजम्पशन बेस्ड है, 90% ये इंपोर्ट बेस्ड है और उसमें से भी 85% जो है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन है। तो हाउस होल्ड तो कंजम्पशन 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 का मतलब है कि आप मंगवाते जा रहे हैं बाहर से, जब आपके पास ज़्यादा पैसे, आप ज़्यादा गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, आप पेट्रोल भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज भी ले रहे हैं, एसी भी लगवाया है, बिजली के यूनिट भी ज़्यादा हैं। तो उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए या तो एक्सपोर्ट्स आपकी हो जो कि इंपोर्ट को कर सके, बैलेंस कर सके। अब अगर आपका जो तजारती खसारा, जो नंबर्स आप देख रहे हैं, और ये शायद 50 अरब डॉलर तक चला जाए जब ये साल पूरा होता है, तो अगर इतना ज़्यादा तजारती खसारा आपके पास आता है तो जाहिर है कि वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो आती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इमरान खान साहब कहते हैं अब आवाम को पता चलेगा कि एक्चुअल महंगाई क्या होती है। जो सीपीआई के फिगर्स मैं देख रहा था उसमें मार्च 22 में 12.7, फरवरी 22 में एक 12.2, जनवरी 22 में 13.0 और अप्रैल 22 जो कि जहाँ तक का इस इकोनॉमिक सर्वे में नंबर है 13.4% सीपीआई इन्फ्लेशन है। तो एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी तो शुरू हो गई थी नवंबर 2021 से, उससे पहले कम थी, यकीनन अप्रैल में ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद फिर ट्रैजेक्टरी तो शुरू हो गई। तो ये क्या तसलसल की वही तसलसल है जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शायद इनकी नाअहली है, अगर हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की थी तो फिर ना लेते, ना टेक ओवर करते, हम देखते, हम समझते कि हमने कैसे संभालना है, क्या करना है? देखिए ज़मीन साहब, इस हुकूमत को आए हुए तो मेरे ख्याल से 8 हफ्ते हुए हैं। 11 अप्रैल को शायद मियां शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था और मई की 25 या 26 तारीख से पहले तो उन्होंने कोई ख़ास पॉलिसी बनाई नहीं। तो अभी जो कुछ आपको माशी इशारे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, ये नतीजा पिछले 3 या 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत ने गुजारे हैं, उसी का नतीजा सामने आ रहा है। देखिए, बड़ा खुशआइन नतीजा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% पे गई है। मैं 5% से ऊपर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो हत्फ है, आपने भी बताया कि वो 4.8 पे आ रहा था, तो 6% जाना बड़ी बड़ी खुशआइन खबर है। इसी तरह इन्फ्लेशन जो है, जो अफराती दर है, महंगाई वाला मामला, उसका हत्फ जो है वो 8% पे था और वो आपने बताया कि शायद 13% पे आई है और वो मजीद बढ़ने चली है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि महंगाई मजीद आएगी। देखिए, अभी जो 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, सिर्फ उसके नतीजे में अगले 5 से 6 हफ्तों के दौरान आप देखेंगे कि मईशत में तकरीबन हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए, आपने सब्सिडी जो है
वो फार्म से मार्केट पे लेके आनी है, ट्रकों के किराए बढ़ेंगे, बसों के टिकट किराए जो है वो बढ़ जाएंगे। तकरीबन हर चीज मईशत में जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और मेरा जाती तखमीना ये है कि ये 13% वाली जो हम बात कर रहे हैं अफरात दर की, ये शायद 17 या 18% पे चली जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे ये 17-18% पे महंगाई का जो शरह है वो पहुंच जाएगी। लेकिन अब जैसे आपने भी दिखाया कि जो हमारी औसतन आमदन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो शायद बेहतर हो रही है। तो उस महंगाई को बर्दाश्त करने की कुव्वत जो है वो कुछ बेहतर हो रही है। एक बहुत ही खतरनाक जो विरसा दे के पीटीआई की हुकूमत जा रही थी, वो स्टेट बैंक के ज़खायर के हवाले से। लेकिन कोई 10 सवा 10 अरब डॉलर पड़ा है आपके स्टेट बैंक में, और ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल के पहले हफ्ते की। आप सोचिए कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क, और आपके पास 5 या 6 हफ्ते का कवरेज पड़ा है। इसके बाद आपके पास पैसे नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि मैं अपने घर में एटलीस्ट 5-6 महीने का तो सोचता हूँ कि अगले 5-6 महीने मेरे घर का खर्चा किस तरह चलाना है। और यहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और आपके पास 4 या 5 या 6 हफ्ते के पैसे बच जाए इंपोर्ट कवरेज, तो वो आलमी मंडियों की तरफ से जो मैसेज आ रहा था लेट मार्च और अर्ली अप्रैल में, वो हमारे बॉन्ड्स का बेड़ा गर्क कर रहे थे, उनको बेचे चले जा रहे थे। कोई 27-28% पे हमारे जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड चली गई थी। और उसका पैगाम ये था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने वाला है, कि पाकिस्तान जा रहा है एक डिफॉल्ट की तरफ। तो मई की 27 तारीख को एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो बहुत लोगों ने शायद मिस कर दिया। मई की 27 तारीख को आप देखिए कि हमारा बॉन्ड वापस खरीदना शुरू कर दिया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने। और स्टॉक मार्केट उस दिन आपको याद हो 319 पॉइंट चढ़ी थी, रुपया 2 रुपए 40 पैसे स्ट्रेंथन हो गया था डॉलर के सामने। तो मई की 27 को मैं समझता हूँ कि एक मेजर यू टर्न था। और मई की 27 को आलमी मंडियां ये पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट को डॉज कर दिया है, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट बचा लिया। सही सही। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह अभी बात की कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कि जो ये आपकी फीकस आमदनी है ये बढ़ गई तकरीबन 100 कोई 21-22 डॉलर, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक तो हम इसमें नेगेटिव में नहीं चले जाते। और जो रुपी डॉलर पैरिटी को भी अगर आप ज़मीर, इस पर कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी मजीद एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखना है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं कि यूक्रेन वार जो है उसके बाद अगर आपने वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकनॉमिक आउटलुक जो 2 दिन पहले रिलीज़ हुई वो देखी हो, एक तो उन्होंने पूरी दुनिया में कहा है कि ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी अगले साल। फिर उन्होंने रिसेशन की वार्निंग दी है और कहा है कि जी लंबा अरसा रिसेशन चलेगी। और फिर उन्होंने फूड क्राइसिस की वार्निंग दी है। और क्राइसिस, तो उन्होंने कहा जी कि वो ममालिक जो कि फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बड़ा सीवियर फूड क्राइसिस आने वाला है। तो ये क्यों होने वाला है, उसकी वजह ये है कि जनवरी से लेके आज तक जो कुदरती गैस की कीमतें हैं वो दुगना हो चुकी हैं। जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसमें 60% के करीब इजाफा हो गया है। गंदम की कीमतें जो है आलमी मंडी में उसमें 62% इजाफा हो गया है। अब ये चीज़ें जो हैं ये आपकी इन्फ्लेशन को, चूँकि ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहे हैं। एनर्जी तो आप इंपोर्ट कर ही रहे हैं, 3 मिलियन मैट्रिक टन। आप तेल का मतलब दोनों खुर्दनी और दूसरा नहीं, मैं उसकी क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। वो जो खुर्दनी तेल, उसकी भी तो प्राइस, खुर्दनी तेल की कीमतें, जो कि यूक्रेन जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था सनफ्लावर ऑयल का। अब चूँकि यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हुई, इसीलिए इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी कि ये ना हो कि मुल्क के शहरियों के लिए पाम ऑयल दस्तयाब ना हो। तो हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ गई, ज़ाहिर है वो सारी आपके यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो महंगाई जो है वो तो बढ़ेगी। हमें जिस चीज़ को इस वक्त देखना है वो ये है कि रिसेशन वाले फेज़ को किस तरीके से आपने डॉज करना है। तो रिसेशन का मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ जो है कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो ग्रोथ जो है बिल्कुल बैठ जाए, लेकिन आपको ग्रोथ को बहरहाल स्लो डाउन भी करना है। और यही वजह है कि आज आपने अगर एहसन इकबाल साहब का प्रेसर सुना हो तो वो बैलेंस ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जी हमें थोड़ा सा इसको कूल डाउन भी करना है इकॉनमी को, और इसके साथ साथ हमने ये भी ख्याल करना है कि लोगों को नौकरियां जो हैं वो मिलती रहें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट जो है
ये काफ़ी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। इसमें जो अगर मैं आज के इक़्तिसादी सर्वे की तरफ देख के उन नंबर्स की तरफ देखूं तो मुझे जो इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है वो सर्विसेज सेक्टर में है, जिसमें आप देखें कि हदफ से कहीं ज़्यादा उसमें Exactly. आपने ग्रोथ जो है वो हासिल की, तो वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। और जो चीज़ आपको फेडरल गवर्नमेंट को इस एक साल में देखना होगी वो ये है कि फूड क्राइसिस को कैसे अवर्ट करें। ऑलरेडी पंजाब में 2-2.5 महीने अमलन हुकूमत का ना होना जो था उसने ना सिर्फ गंदम की ख़रीदारी पे अफेक्ट किया, बल्कि वो जो गंदम की स्मगलिंग ट्रेडिशनली होती है क्रॉस प्रोविंस, नहीं बल्कि वो आगे अफगानिस्तान जाती है, अफगानिस्तान, तो बिल्कुल। वो काफ़ी कुछ उसमें हो चुका होगा। तो अब हुकूमत के लिए जो मेजर चैलेंज है इन सारी चीज़ों को संभालने के बाद वो ये है कि एक फूड क्राइसिस को कैसे अवर्ट करना है और स्पेशली वीट के क्राइसिस को कैसे रोकना है। बिल्कुल। मैं इस पर भी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब से भी ये बात करूंगा कि अगर यही हालत रही तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसे जो बेसिकली अलाइड कोई 45 से 50 इंडस्ट्रीज को पहिया बनाता है, यानी कि वो एक साइकिल चलता है जिसकी वजह से वो तमाम इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, अलाइड इंडस्ट्रीज एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। तो अगर इस यही प्रेशर रहा इन्फ्लेशन पे, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं, तो फिर तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी स्लो डाउन होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। और दूसरा जो जिस तरह डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब ने बात की है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ओवर हीट नहीं होने देना इकोनॉमी को, और ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड भी नहीं रहना, क्योंकि वरना फिर मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। और वो उन्होंने इंटरनेशनल रीजंस दी, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान डॉक्टर आबिद सुलेही साहब से बात हो रही थी, इन्होंने आज एक और प्रोग्राम भी करना है, और वो उस प्रोग्राम की एंकर साहिबा ने एक ट्वीट की थी कि पेट जो हमारे जो पालतू बिल्लियाँ कुत्ते हैं उनका फूड जो है वो इंपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर से बैन हटाया जाए। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने उसमें इंटरवीन किया उनकी ट्वीट पर, और फिर ऑर्डर दिया मिफ्ता इस्माइल साहब को कि ये बैन फौरी तौर पर उठाया जाए। यहाँ पे इंटरनेशनली ह्यूमंस के फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन चलें, अच्छी बात है, एनिमल राइट्स वाले खुश होंगे और यकीनन। लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ज़रा मुझे ये भी बता दें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात जो हो रही है, और दूसरा कि कल जो बजट आ रहा है इसमें कहाँ से कुछ चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहाँ पे अगर इंसेंटिव्स ना दिए या टैक्स इंसेंटिव्स ना दिए तो जो इन्फ्लेशन है इस सेक्टर को अगर ले दे के बैठ गया तो इसके साथ जुड़े तकरीबन 45 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इम्पैक्ट, उन पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अभी जो मैंने फिगर देखी है सीमेंट पैकेज जिसको कहते हैं, वो उसमें तकरीबन 15% डिक्लाइन आया है। इसका मतलब कि सीमेंट ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जिस तरफ आप जा रहे हैं इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो स्लो डाउन हो रही है। देखिए, स्लो डाउन जो है वो हुकूमत खुद से भी कह रही है। हुकूमत ने अपना जो टारगेट रखा है जीडीपी ग्रोथ का वो 5% पे रखा है, और जो आलमी इदारे हैं वो 4% कह रहे हैं कि अगला साल जो आने वाला है उसमें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% पे आए। तो लग रहा तो ऐसे ही है कि जीडीपी ग्रोथ की जो मईशत की पहिए की रफ्तार है वो अगले साल कुछ स्लो डाउन हो रही, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या चाहे वो दूसरे सेक्टर्स हो। जो मामला खतरनाक था वो था डॉलर के ज़खायर जिस तेजी से खत्म हो रहे हैं। उस हवाले से जैसे मैंने पहले कहा कि 26 तारीख को जब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी वापस की है, उसकी कीमत बढ़ाई है, उस दिन से आज दिन तक अब जो कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम हम कहते हैं, जो मजमूई दानिश है इन्वेस्टर्स की आलमी मंडियों में, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट से बच गया है। जो पहले कहा जा रहा था कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बजट कल आ जाएगा। बजट में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी नई चीज आएगी। बजट में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी बोझ डाला जाएगा, क्योंकि जो इजाफी बोझ डाला जाना था उसका ऐलान ज़मीर साहब ऑलरेडी कर दिया गया। बिजली की कीमतें 7-8 रुपए, ओगरा ने कहा कि 40-45% गैस और पेट्रोल और डीजल के ऊपर हुकूमत ने ऐलान कर दिया।
अब जो बजट आ रहा है उसमें जो तनख्वाहदार तबका है, कहा यह जा रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो हाई सैलरी लोग हैं, उनके स्लैब को कुछ अमेंड किया जाएगा, उनके ऊपर टैक्स का इजाफी बोझ है। फिर सुपर टैक्स की बात की जा रही है कि जो पाकिस्तानी कंपनीज बेपनाह मुनाफा कमा रही है, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं, उनके ऊपर किसी सुपर टैक्स की बात की जा रही है। तो आम आदमी के हवाले से जो ऐलानात थे वो कर दिए गए हैं, जो इजाफी बोझ है। बजट के अंदर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी बोझ, कोई नया इजाफी बोझ आने वाला है। आबिद सुलैही साहब, नया इजाफी बोझ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब के ख्याल में नहीं आने वाला, लेकिन जो चीज़ें ये खुद बता रहे हैं कि अगर ये स्लैब्स बढ़ा देते हैं और जो सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो एक्चुअली तो वो पैस ऑन तो आम नीचे ही करते हैं, वो उन्होंने फिर भी अपनी जेब से तो नहीं देना होगा, तो वो क्या ऑफसेट कर लें कि नहीं, वो प्रेशर नहीं है? मैंने डॉक्टर साहब ने जो कहा वो कहा कि जी बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, ओगरा और नेपरा करता है, वो अब बजट डॉक्यूमेंट में नहीं। तो डॉक्टर साहब बजट डे और बजट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो जो इम्पैक्ट, जो शॉक लगने हैं, बिजली का झटका, गैस का झटका, डीजल का झटका, वो ऑलरेडी लग चुका है। अब बजट में ये होगा कि कुछ एग्जाम्पशन जो हैं, जैसे उन्होंने कारपोरेट सेक्टर की एग्जाम्पशन, वो कुछ शिफ्ट होती हुई मैं देख रहा हूँ। इसी तरीके से जो इस वक्त नॉर्मली बन रही थी वो ये थी कि आपकी एक ख़ास हद के बाद जो सैलरी है वो जितनी भी ऊपर जाती है, टैक्स का आपको कोई ख़ास इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा था। तो वो जो एक सुपर टैक्स या वेल्थ टैक्स या इस तरह की कोई चीज़, वो शायद इंट्रोड्यूस हो सकती है। कोई बड़ी गाड़ियों पे कोई ड्यूटी वगैरह, उसमें कोई रद्दोबदल, लग्जरी पे ठीक है, हाँ, समझ में आती है। उसमें कोई रद्दोबदल, यानी टोटल आपको 1400 अरब रुपया जो है वो उसका रेवेन्यू बढ़ाना है। अगर आप देखें IMF के साथ जो इस वक्त मामला तय पाया है, तो तकरीबन 1400 अरब रुपये का इम्पैक्ट जो है वो आपको वहाँ पे बजट में कल नज़र आएगा। अब वो 1400 अरब रुपया कैसे पूरा होना है, या कुछ अखराजात जो हैं उनको कम किया जाएगा, या आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। फिस्कल डेफिसिट उससे पूरा होगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है कि आपको कुछ एग्जम्पशंस ख़त्म करना होंगे, कुछ नए टैक्सेस लगाना होंगे। तो बेसिकली जब आप IMF प्रोग्राम में रह के बजट बनाते हैं तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, बहुत सिंपल फार्मूला उसका। और कल मेरा ख्याल वही होने जा रहा होगा कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या रखना है, यानी आमदनी और अखराजात के दरमियान जो अदम तनासब है वो 5% रखना है, 6 रखना है, 4 रखना है। तो वो आपके पास नंबर आ जाता है। उसके हिसाब से आप अपनी आमदनी बढ़ा के दिखा देते हैं कि अगले साल, चूँकि बजट तो आपका एस्टिमेट है ना, तो आप कहते हैं हमारी आमदनी इतनी है, हम ख्याल करते हैं, और हमारे खर्चे इतने रहेंगे। खर्चे कम करके दिखाते हैं, आमदनी बढ़ा के दिखाते हैं, उसमें आपका डेफिसिट पूरा हो जाता है। तो कल डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज तक तो कल चीज़ पूरी हो जाएगी। और ये बड़ा यूनिक बजट होगा बड़े सालों के बाद, जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे हंगामे नहीं होंगे, एक दूसरे को किताबें नहीं मारी जा रही होंगी, या वहाँ पे कोई धींगा मुश्ती नहीं होगी। आज तो ये कुछ भी नहीं होना था, लेकिन इसके बावजूद PTI की ख्वातीन वो तो मुश्तरका इजलास था ना जिसमें कानून साजी थी, लेकिन बजट में आई होप कि वो अंदर असेंबली के हॉल में। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि लेजिटिमेसी वो खुद दे रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने रिजाइन कर दिया। एनीहाउ वो तो पॉलिटिकल सीन है। लेकिन ये कि कल के बजट सेशन में पीसफुल रहेगा, लेकिन इट वुड बी हैवी ऑन द हार्ट। मिफ्ता साहब को एटलीस्ट वो पूरे पूरा वो चीख के नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो बट बड़े आराम से सुनेंगे सब। इट वुड बी म्यूजिक टू द ईयर्स बट हैवी ऑन द हार्ट। हैवी ऑन द हार्ट। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, ये तो आपने बता दिया, तो वो इमरान खान साहब वाली भी डॉक्टर आबिद सुलैही साहब ने तो कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली लैंड माइंस अगर थी तो वो इंटरनेशनल यानी कि डॉलर पैरिटी में हो सकती हैं, रुपी पैरिटी में नहीं है। यानी कि डॉलर पे इतना प्रेशर रहा कि जिसको वजह से मौजूदा हुकूमत लैंड माइन कह रही है। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप कर दें कि पिछले 2 साल की कि 0.9 से 5.97 in just 2 years। मैं पहले कह चुका हूँ, देखिए ये वी शेप्ड रिकवरी जो है, तो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। जैसे आपने कहा कि मंफी में थे, बहुत नीचे थे, पर एकदम उठे हैं और हम 6% पे पहुंच गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये बांग्लादेश में और इंडिया में भी उन्होंने सिमिलर वी शेप्ड रिकवरी देखी है, और वहां पे तो वी शेप्ड रिकवरी हमसे भी ज्यादा आई। वहां पे कहीं 7.2 और कहीं 7.5 जो GDP ग्रोथ का रेट है इंडिया और बांग्लादेश में, उन्होंने ये देखा है। तो ये मेरा ख्याल है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये हम इसको अगले साल जैसे हम लेके नहीं जा पाएंगे। हमारे यहाँ एक बड़ा इशू, स्ट्रक्चरल इशू, जो माशी ढांचे का इशू जिसको कहते हैं,
वो एग्जिस्ट करता है कि जब भी हमारी ग्रोथ रेट ऊपर जाती है, तो जैसे आपने जिक्र किया कि वो करंट अकाउंट का जो खसारा है, वो हम सोच रहे थे कि 2 अरब आएगा, जो हद्फ रखा गया था। मेरा ये ख्याल है कि हम कहीं 18 अरब पे जाके वो करंट अकाउंट का खसारा होगा। इसी तरह आपने शायद कहा कि 28 अरब का जो हद्फ रखा गया था तजारती खसारे के हवाले से, मेरा तो ख्याल है कि कहीं 50 अरब पे जाके तजारती खसारा खत्म होगा। तो वो हमने देखा है कि जब तक वो हमारा जो ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो करंट अकाउंट के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो बुनियादी माशी ढांचे में जब तक इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये वाला मामला जो ग्रोथ रेट वाला है और जो करंट अकाउंट खसारे वाला है, ये दूर नहीं हो पाए। क्या लगता है बजट में मतलब आपने थोड़ा सा तो ब्रीफ किया, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सुनने में बहुत सुकून रहेगा, लेकिन शायद दिल पर ग्रां गुजरे, और ख़ास तौर पर हाई एंड पे। तो ये इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट आपने कहा कि सैलरीड क्लास पे ज़्यादा आएगा, लेकिन क्या बिजनेस कम्युनिटी खुश होगी कल के बजट से, जिस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, और जिस तरह कल जो इन्होंने फैसला किया है? अभी तो वो ताजर उस पर मतलब सरापा एहतजाज हैं कि जनाब आप कैसे 8:30 बजे बाजार बंद कर सकते हैं, जबकि प्रेशर सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर पे इस वक्त। करता कोई 1100 अरब का था, अब वो 2500 अरब की बात कर रहा है। और अभी सिर्फ हम बिजली के सेक्टर के अंदर गर्दिशी कर्जे के ऊपर फोकस करते हैं। दो और बहुत बड़े गर्दिशी कर्जा जात भी इस मैशियत के अंदर मौजूद है। एक तो गैस के अंदर है। गैस के सेक्टर के अंदर जो गर्दिशी कर्जा है, वो तकरीबन 1000 अरब पे पहुंच गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो रियासती इदारा है, उसके अंदर भी एक नया गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया है, और वो भी तकरीबन 1000 अरब पे है। तो ये मेजर शॉक जो है इस इकोनॉमी का, वो तो एनर्जी सेक्टर ही है। और वहां पे मैं समझता हूँ, और फिर एनर्जी सेक्टर आपका जो है वो तजारती खसारे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम 20-25 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट कर लेते हैं, 3-4 बिलियन की एलएनजी आ जाती है, 2.5-3 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसका सोल्यूशन तो जब तक आप मुल्क के अंदर जो गैस के जखायर हैं, मुल्क के अंदर जो तेल के जखायर हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो ये हमारा तजारती खसारा, करंट अकाउंट का खसारा, ये एनर्जी शॉक, ये सारे अंदर रहेंगे। मालूम नहीं मदर उसके ऑफ ऑल जो जिसको आप कहें कि खसारा होगा, वो एनर्जी सेक्टर की वजह से ही बनेगा। इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, आज एक खबर चल रही है साउथ एशिया इंडेक्स के हवाले से कि IMF हैज़ आस्क्ड पाकिस्तान टू रीनेगोशिएट CPEC एनर्जी डील्स विद चाइना, पुटिंग इस्लामाबाद इन अ टाइट स्पॉट। देखिए IMF ये है, पहले भी था, हमें जो याद पड़ता है अमेरिका के प्रेशर पे IMF वो ये जानना चाह रहा है कि आपकी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है और उन लायबिलिटीज़ को आप किस तरह से पे कर रहे होंगे, और क्या आपका रोल ओवर को इस तरह के तो नहीं बन रहे हैं कि जो कि आपके जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो आपने बजट में रखी होगी उसमें फॉल कर जाए। जैसा कि इस साल देखा फरवरी में जब आपकी अदम इस्तेहकाम थोड़ा सा आया, तो अगर चाइना और सऊदीया उस वक्त दे देते अपनी जो डिपॉजिट्स थे उनको रोल ओवर कर देते, तो शायद पाकिस्तान इतने बुरे हालात में यहाँ तक ना पहुँचता, हमारा रुपया जो है वो इतना ना गिरता। लेकिन उन दोनों ने चाइना के IMF के साथ अपना मुंसलिक कर दिया कि लेटर ऑफ कंफर्ट ले आएँ तो हम अपने डिपॉजिट आपके पास रखेंगे। तो IMF उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ जो है वो यकीनन जानना चाह रहा होगा। वो हमेशा से जानना चाहता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, और CPEC में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ क्या हैं। अब CPEC में कुछ डेट्स ऐसे हैं जो कि सॉवरेन डेट हैं, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, कुछ डेट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट बैक्ड गारंटीज़ हैं, कुछ डेट्स ऐसे हैं जो कि बाज़ाहिर तो बिजनेस टू बिजनेस हैं, लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट की एश्योरेंस और गारंटीज़ जो हैं वो मौजूद है। तो IMF उन सब के बारे में जानना चाह रहा है और चाह रहा होगा। अगर पहले अभी तक हम उसको अवॉइड कर रहे थे या नहीं पूरी तरह से डिस्कस कर रहे थे, तो इस वक्त चूँकि हम बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, ज़ाहिर IMF की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा होगी और IMF जानने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन इसका आपको वेट कर लेना चाहिए कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री जो है क्या वो इस चीज़ की तस्दीक करती है या नहीं करती, क्योंकि ये तो अभी तक एक अखबारी इतला है। चलें, हाँ वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन कहा यह जा रहा था डॉक्टर फारूक सलीम साहब पिछले कोई 2-3 साल से, 2 सालों से तो ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब ये कहते थे कि CPEC जो है वर्चुअली हॉल्ट पे आ गया हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा उस पर। तो और फिर ये भी हमने सुनने में आया कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज ने यहाँ जो भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से पैसा निकाल के वापस भी लेके गए, रिपैट्रिएट भी हुआ है।
तो अगर वो नहीं, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट ए पॉलिटिकल नेचर, वो सिर्फ आईएमएफ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यही जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर सीपैक के हवाले से कितनी लायबिलिटीज हैं। ये एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं देख रहा था कि एक्सटर्नल डेट और आपका डोमेस्टिक डेट 2022 मार्च तक, जो एंड मार्च तक है, वो 44,366 अरब रुपए बन रहा है। तो इसमें एक्सटर्नल डेट जो है वो तकरीबन 16,290 अरब, और 2018 में ये तकरीबन 24,000 था। तो यानी कि डबल हो गया है पिछले 3 पौने 4 सालों में। और डेट रिटायरमेंट जो हमने की है वो जो अभी तक पब्लिक डेट सर्विसिंग की है हमने, वो बजटेड टारगेट था एक्सटर्नल डेट का कि 303 अरब रुपए करने हैं, लेकिन एक्चुअली 221 मार्च एंड मार्च तक हो चुका हुआ है। और ये करंट एक्सपेंडिचर का 3.0 है। फिर डोमेस्टिक डेट जो है वो तकरीबन 2,757 अरब रुपए था, जो इसमें से 1,897 अरब रुपए सर्विस हो गया। और टोटल इंटरेस्ट जो सर्विस हुआ है वो तकरीबन बजटेड जो था 3,060 अरब रुपए था, और उसमें से 2,118 अरब रुपए अभी एंड मार्च तक हो चुका हुआ है। तो डेट सर्विसिंग का भी बर्डन तो है, और कहा यह जा रहा है कि इस दफा जरा थोड़ा सा एग्रेसिवली जाएंगे ये प्राइवेटाइजेशन पे। और बहुत सालों से एक डॉक्यूमेंटेड चीज लिखी हुई आती है, प्रोसीड्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन वुड बी यूज्ड फॉर डेट सर्विसिंग, प्रॉब्ली 70-80% या 100%, अब ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट काउंट सर? जी, जो टोटल डेट की जब हम बात करते हैं तो उसको हमेशा हमें डेट टू जीडीपी में देखना चाहिए। सही, बिल्कुल तो सही। आज एक आसन इकबाल साहब की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने छोड़ा था तो तब डेट टू जीडीपी रेशो थी 63.7%, और आज डेट टू जीडीपी रेशो है 66.3%। तो गो के वो 3%, वो हमारा जीडीपी साइज बढ़ चुका है ना। जीडीपी साइज और बेस चेंज होगी इस वजह देखिए से। जीडीपी साइज बढ़ गया नहीं, बेस तो वो पिछले जब 2015-16 की आ गई, तो वो अपनी जीडीपी उनकी भी तो रिवाइज हो गया ना। तो जो डेट है वो गो के सुनने में लगता है कि एकदम से इतने ट्रिलियन बढ़ गया, लेकिन अगर आप जीडीपी में देखें तो वो सिर्फ 3% ऑफ द जीडीपी उसमें इजाफा हुआ। 3% ऑफ जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब। समीर साहब, डेट जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में अगर सबसे ज्यादा तशवीशनाक जो आंसर है वो डेट कलेक्शन का है, या डेट हमने जो इजाफी किया। देखिए, पहले 70 साल में हमने डेट इकट्ठा किया था, अगर आप गवर्नमेंट डेट और लाइबिलिटीज को जमा कर लें तो तकरीबन 30,000 अरब बन रहा था। अगस्त 2018 की जो फिगर आ रही है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट डेट और लाइबिलिटीज हमारे ऊपर 30,000 अरब की थी। अब वही तकरीबन 50,000 से ऊपर चली गई। तो हमने जो पहले 70 साल में कर्जा इकट्ठा किया था, तकरीबन उसका 80% कर्जा हमने पिछले चार सालों में जो है वो इकट्ठा इजाफी कर लिया है। अब वो जीडीपी का अगर आप बेस बदल देते हैं और जीडीपी बढ़ा देते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 3% पे आएगी, लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ कि आपने 70 साल में जितना कर्जा इकट्ठा किया हो, अगले 4 साल में 70-80% उसका सिर्फ 4 साल में कर्जा इकट्ठा कर ले। तो वी आर सीरियसली इन अ डेट ट्रैप। बहुत ज्यादा कर्जा उठाया गया है पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और अब हम डेट ट्रैप के अंदर फंस चुके हुए हैं। इस वक्त जो हम कर्जे ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि पुराने कर्जे जो हैं उनको किस तरह उतारा जाएगा। तो ये डेफिनेशन है डेट ट्रैप के अंदर। तो इसको जब तक इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, और ये प्राइवेटाइजेशन का आपने जिक्र किया, वो कानून है कि 80% जो है प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसीड आएंगी वो डेट रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, और बाकी 20% जो है वो गुर्बत दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मेरा ख्याल ये कानून बन चुका हुआ है। लेकिन अगर 4 साल में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, देखिए पीटीआई की हुकूमत में उनका मंशूर खोल के देख लें, उसमें भी लिखा था कि प्राइवेटाइजेशन करनी है, लेकिन 4 साल में कोई मानी खेज किस्म की प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं हो सकी। अब जो नई हुकूमत आई है, अगर उनको साल का मैंडेट मिला है या 1.5 साल का मैंडेट मिला है, और इतनी ज्यादा सियासी जो है वो गैर यकीनी की फजा है, तो क्या आपका ख्याल है कि वो कुछ प्राइवेटाइज कर पाएंगे? सही, चले, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।